नमस्ते। आज हमारे पास 26 जनवरी 2026 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं। तो चलिए इस दिलचस्प घालमेल को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं रेलवे से। ये हमेशा से देश की नब्ज रही है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो गई है। रूट है गुवाहाटी हावड़ा। जी तो चेयर कार से स्लीपर तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक सीट बदलने जैसा है या फिर इससे कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, वंदे भारत अब तक क्या थी? दिन के सफर के लिए, मतलब शताब्दी एक्सप्रेस का एक अपग्रेड। हाँ, सही है। अब स्लीपर वर्जन का मतलब है कि ये राजधानी एक्सप्रेस के क्षेत्र में कदम रख रही है। रात भर का लंबा सफर, कामाख्या से हावड़ा तक लगभग 972 किलोमीटर की दूरी, वो भी सिर्फ 14 घंटे में। 14 घंटे? जी, ये रातों रात यात्रा करने के अनुभव को कह सकते हैं पूरी तरह बदल सकता है। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये 2026 के हिसाब से वाकई सेमी हाई स्पीड है? दुनिया में तो ट्रेनें इससे कहीं ज्यादा तेज चल रही हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, सेमी हाई स्पीड एक रेंज होती है और हमारे देश में पटरियों की हालत और जो सुरक्षा मानक हैं, उनको देखते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटा एक बहुत अच्छी ऑपरेशनल स्पीड है। अच्छा। ट्रायल्स में तो ये ट्रेनें इससे ज्यादा तेज दौड़ी हैं, लेकिन रोज के ऑपरेशन में सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। असली क्रांति स्पीड से ज्यादा अनुभव में है। साफ सुथरे कोच, बेहतर सस्पेंशन और समय की बचत। चलिए, ट्रेन से उतरकर अब तारीखों पर आते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। जी, लेकिन मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि भारत में इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा कनेक्शन है। एक ही दिन शिक्षा और बेटियों दोनों को समर्पित करना एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि लड़कियों की शिक्षा ही समाज की तरक्की का आधार है। बिल्कुल। ये दिन सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए भी है कि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इसी सिलसिले में जनवरी के कुछ और दिन भी हमारे स्रोतों में बताए गए हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। हाँ, और ये जानकारी तब और भी प्रासंगिक हो जाती है जब हम इसे एक और खबर से जोड़ते हैं कि लखनऊ में देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। अच्छा, ये कनेक्शन है। जी, तो एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर एक दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर एक ठोस कदम भी उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि जागरूकता को एक्शन में कैसे बदला जाता है। 24 जनवरी की तारीख एक और वजह से खास है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। जी। ये सिर्फ नाम बदलना था या इसके पीछे कोई बड़ा विचार था? नहीं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। ये आजाद भारत में राज्य की एक नई पहचान गणना था। यूनाइटेड प्रोविंसेस एक औपनिवेशिक नाम था। हाँ, अंग्रेजों का दिया हुआ। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश नाम ने इसे भारत के भूगोल और संस्कृति से सीधे तौर पर जोड़ दिया और 2018 से इसे एक उत्सव के तौर पर मनाना इसी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वहां से एक और जानकारी भी है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का सर्वे बिजनौर से शुरू हुआ है। हाँ, दूध और गन्ने के उत्पादन में तो यूपी आगे है ही, पर डॉल्फिन संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है? देखिए, गंगा नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और गंगा की डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। सही बात है। इसलिए देशव्यापी सर्वे की शुरुआत यहाँ से होना बहुत स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अब थोड़ा ग्लोबल ट्रैक पर चलते हैं। G7 देशों ने जेनरेटिव AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक ग्लोबल कोड पर साइन किया है। जी, इटली की अध्यक्षता में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ऐसे कोड असल में काम करते हैं? ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये AI को काबू में रखने की एक पश्चिमी लोकतांत्रिक कोशिश है। G7 देश चाहते हैं कि नियम पहले बने, इससे पहले कि तकनीक हाथ से निकल जाए। जैसे डीप फेक या फेक न्यूज के मामले में हो रहा है। बिल्कुल। ये चीन के मॉडल से एकदम अलग है, जहां सरकार का AI पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये भविष्य की तकनीक को आकार देने की एक वैचारिक लड़ाई भी है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। वैश्विक स्तर पर नियमों की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में जमीनी स्तर पर पर्यावरण के लिए क्या हो रहा है। जरूर। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया गया है।
आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अभयारण्य के चारों ओर एक बफर जोन या कह लीजिए एक शॉक एब्जॉर्बर बना दिया गया है। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, मतलब इस इलाके में आप माइनिंग, बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन जैसा काम नहीं कर सकते। मकसद ये है कि इंसानी गतिविधियां सीधे तौर पर जंगल और वहां के जानवरों को परेशान ना करें। ये विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का एक कानूनी तरीका है। राजस्थान जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े नेशनल पार्क तो पहले से हैं, तो फिर कुंभलगढ़ को ये दर्जा देना क्यों जरूरी था? क्योंकि हर इकोसिस्टम की अपनी एक अलग अहमियत होती है। रणथंभौर बाघों के लिए जाना जाता है, तो कुंभलगढ़ भेड़िए, तेंदुए और स्लॉथ बेयर के लिए मशहूर है। इस जोन को बनाने का मतलब है कि हम सिर्फ बड़े और ग्लैमरस जानवरों पर ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। जमीन से अब आसमान की ओर देखते हैं। गुजरात में देश का पहला बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट बनाने का प्लांट खुला है। जी, सानंद में। अब तक तो हम सैटेलाइट के लिए सिर्फ इसरो का ही नाम सुनते थे। क्या ये इसरो के लिए कंपटीशन है? इसे कंपटीशन के बजाय पार्टनरशिप की तरह देखना चाहिए। इसरो सालों से ये काम कर रहा है और अब वो अपनी विशेषज्ञता प्राइवेट सेक्टर के साथ बांट रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इसरो बड़े मिशनों जैसे चंद्रयान या मंगलयान पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, जबकि जो रूटीन सैटेलाइट बनाने का काम है वो प्राइवेट कंपनियां ज्यादा तेजी से कर सकती हैं। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई उड़ान देगा। और ये प्लांट गुजरात के सानंद में है, जो एक ऑटोमोबाइल हब के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दूसरी हाई-टेक इंडस्ट्री को भी अपनी ओर खींचता है। गुजरात में पहले से ही पोर्ट, सड़कें और कुशल श्रमिक मौजूद हैं। तो गिर के शेर और नल सरोवर की चिड़ियों के साथ साथ अब गुजरात सैटेलाइट के लिए भी जाना जाएगा। कह सकते हैं भारत की एक और ग्लोबल पहचान बन रही है कला के क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत में आयोजित होने वाला है। हाँ, ये हमारे लिए गर्व की बात तो है, पर इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है सॉफ्ट पावर। जब दुनिया भर के कलाकार भारत आते हैं तो वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कहानियों और लोगों से जुड़ते हैं। ये पर्यटन को बढ़ावा देता है और वैश्विक मंच पर भारत की एक रचनात्मक और खुले विचारों वाली छवि बनाता है, जिसे आप डॉलर में नहीं माप सकते। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा होता है। और इसी के साथ कुछ और ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति भी बताई गई है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं रैंक। जी, ये सब मिलकर भारत की ग्लोबल प्रोफाइल की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ यूपीआई को आईएमएफ से पहचान मिल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इंडेक्स में हमारी रैंकिंग चिंता का विषय भी है। मतलब देश कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, और हर जगह चुनौतियां और सफलताएं अलग-अलग हैं। अब फिर से उस थीम पर लौटते हैं जहां हम अपनी जड़ों को सहेज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। ये क्या है? ग्रंथ कुटीर जो में वो 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों और किताबों का एक संग्रह है। ये हमारी भाषाई और साहित्यिक विरासत को बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। बिल्कुल, जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तब हाथ से लिखी इन पुरानी किताबों को सहेजना बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ज्ञान कितना पुराना और गहरा है। राष्ट्रपति के जिक्र के साथ दो और बातें भी हैं। उनका राफेल विमान में उड़ान भरना और एक पनडुब्बी का दौरा करना। ये तीनों बातें, ग्रंथ, राफेल, पनडुब्बी, एक साथ क्या कहती हैं? ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एक तरफ देश की साहित्यिक विरासत यानी ग्रंथ कुटीर, तो दूसरी तरफ आधुनिक सैन्य शक्ति यानी राफेल और पनडुब्बी। और इन तीनों के केंद्र में राष्ट्रपति, जी, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। ये दिखाता है कि देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी सैन्य ताकत दोनों को समान महत्व देता है। वैश्विक मंच पर वापस चले तो एक देश है जो अर्थव्यवस्था, वर्कफोर्स और व्यापार हर चीज में टॉप पर है, चीन। हाँ, लेकिन साथ ही एक खबर ये भी है कि वहाँ की आबादी लगातार घट रही है। ये विरोधाभास मुझे समझ नहीं आया। ये आज के चीन की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ उसकी फैक्ट्रियां दुनिया के लिए सामान बना रही हैं, उसकी हाई स्पीड ट्रेनें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है और जनदर घट रही है। 2025 में 23 लाख की कमी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि भविष्य में काम करने वाले लोग कम होंगे और बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होगी। चीन आज जो आर्थिक सुपर पावर है वो शायद 20 साल बाद ना रहे। ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। अब थोड़ा खेलों की तरफ रुख करते हैं।
छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह में शुरू हुए। जी। विंटर गेम्स का लेह लद्दाख में होना तो स्वाभाविक है, पर खेलो इंडिया पहल का असल मकसद क्या है? जगहों पर विंटर गेम्स का आयोजन वहां के युवाओं को आइस हॉकी या स्कीइंग जैसे खेलों के लिए प्रेरित करता है, जिनके लिए वहां एक प्राकृतिक माहौल है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये टैलेंट को जमीनी स्तर पर खोजने और उसे एक राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश है। एक खबर जो मुझे बहुत ही अनोखी लगी, चेक गणराज्य में एक जगह का नाम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये कमाल की बात है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सड़क का नाम ठाकुरोवा है। ठाकुरोवा? जी, टैगोर का उपनाम ठाकुर था और वहीं से ये नाम आया है। ये दिखाता है कि संस्कृति और साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभाव सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था से होता है, लेकिन एक लेखक का नाम हजारों मील दूर एक सड़क पर होना, ये संस्कृति की असली ताकत है। सही बात है। और अब फिर से टेक्नोलॉजी, लेकिन इस बार भारत में। लखनऊ में पहले पूरी तरह से AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ है। जी। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजली की कटौती कम होगी और बिजली की बर्बादी भी घटेगी। ये जो AI ग्रिड है, ये खुद ब खुद पता लगा सकता है कि किस इलाके में कितनी बिजली की जरूरत है और कहाँ कोई फॉल्ट है। तो सप्लाई ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। बिल्कुल, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा भरोसेमंद। लखनऊ से ही एक और खबर थी, पहली ब्रेल लाइब्रेरी। तो एक ही शहर में AI पावर ग्रिड और ब्रेल लाइब्रेरी, ये फिर से वही आधुनिकता और सामाजिक चेतना का संगम दिखाता है। सही कहा। और लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया है। तो एक ही शहर में तकनीक, सामाजिक समावेश और संस्कृति, ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ये नए भारत के शहरों की एक झलक है। ऊर्जा की बात चलिए तो चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह गोवा में आयोजित हो रहा है। जी। गोवा जैसी छोटी सी जगह पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट क्यों? ये एक रणनीतिक चुनाव है। गोवा दुनिया भर के पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स को बुलाना आसान होता है। साथ ही ये दिखाता है कि भारत के छोटे राज्य भी बड़े वैश्विक आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम है। और ये इवेंट भारत को वैश्विक ऊर्जा संवाद के केंद्र में भी लाता है। बिल्कुल, खासकर तब जब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। और हमारा आखिरी पड़ाव है फुटबॉल। 79वीं संतोष ट्रॉफी असम में शुरू हुई है और असम 7वीं बार इसकी मेजबानी कर रहा है। जी, संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है। असम का बार बार इसकी मेजबानी करना ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल को लेकर कितना ज्यादा जुनून है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। नहीं, ये उस क्षेत्र की खेल संस्कृति का जश्न है। काजीरंगा के गेंडों और चाय के बागानों के अलावा फुटबॉल भी असम की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो वंदे भारत से लेकर संतोष ट्रॉफी तक हमने आज एक लंबा सफर तय किया है। तो दोस्तों, ये थे 26 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? Which country passed the world's first comprehensive AI law? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।